Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy. So today's topic is residence and tax liability. Okay, residence के बारे में पढ़ेंगे और हम टैक्स लाइबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा जो टैक्स है वो कब लगता है, कब लाइबिलिटी क्रिएट होती है, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। अब मान लीजिए कि इनकम होती है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट इनकम होगी। तो आप सभी को पता ही होगा, ये तो है नहीं कि सभी पर्सन की सेम इनकम होती है। तो अलग अलग पर्सन की अलग अलग इनकम होती है, तो उनके ऊपर अलग अलग ही टैक्स लगाया जाता है। अब कौन सी इनकम के लिए कौन सी जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी या फिर कौन सी इनकम जो है वो एग्जम्प्ट होगी, वो डिपेंड करेगा रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर कि रेजिडेंस आपका जो रेजिडेंस है वो कहाँ से है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस की भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो आपका टैक्स है वो आपकी सिटीजनशिप के बेस पर नहीं लगता। किसके बेस पर नहीं लगता? सिटीजनशिप के बेस पर। सिटीजनशिप के बेस पर नहीं लगता, वो लगता है आपके रेजिडेंस स्टेटस के बेस पर लगता है। स्टेटस के बेस पर लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली हम थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, अगर अपने अपनी जो नोटबुक और पेन ले रखा है तो साथ के साथ आप नोट्स बना लीजिए। इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन, यानी कि आपका जो टैक्स है वो डिपेंड किस पे करेगा? नेचर ऑफ इनकम, की इनकम है उसका नेचर कैसा है, और रेजिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा। इन दोनों बातों पर ये करेगा ना डिपेंड कि आपकी इनकम का नेचर कैसा है, आपकी इनकम कहाँ से क्रिएट हुई, क्या आपकी इंडियन इनकम है या फिर आपकी फॉरेन इनकम है। अब देखिए यहाँ पे इनकम आपकी दो ही टाइप की होगी, या तो इंडियन इनकम होगी या फिर आपकी फॉरेन इनकम होगी। अब मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ पे इंडियन इनकम की। इंडियन इनकम कौन सी इनकम होगी? जो कि इंडिया से क्रिएट हुई है। ओके, यहाँ पर आपने कोई काम किया, यहाँ से जो आपकी इनकम क्रिएट हुई उसको हम बोलेंगे इंडियन इनकम। अब बात करते हैं फॉरेन इनकम की। फॉरेन इनकम कौन सी इनकम होगी? जो आपने फॉरेन में अर्न करी है वो होगी आपकी फॉरेन इनकम। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे आपके जो नेचर की अगर बात करेंगे इनकम की, तो दो टाइप का नेचर होता है, या तो आपकी इंडियन इनकम होगी या फिर आपकी फॉरेन इनकम होगी। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। हम बात करेंगे जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो भी आपका फर्दर टू पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन इज अ रेजिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये डायग्राम नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ इनकम। अब नेचर ऑफ इनकम की बात करेंगे। हम दो टाइप की इनकम पढ़ के आए हैं, दो टाइप की हम इनकम पढ़ के आए हैं। हम इनकम पढ़ के आए हैं, इंडियन इनकम हो सकती है और हमारी फॉरेन की इनकम हो सकती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव हुई है या अक्रू हुई है, अराइज हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है, क्या क्या हुई है? रिसीव हुई है, अक्रू हुई है या फिर अराइज हुई है इंडिया के अंदर, तो वो मानी जाएगी आपकी इंडियन इनकम। बात वही है, सिर्फ आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझाया गया है दोबारा से कि आपकी जो इंडियन इनकम है वो कौन सी होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं। यदि कोई भी इनकम आपकी अक्रू हुई है, अराइज हुई है या रिसीव हुई है आपको फॉरेन से, कहां से? आउटसाइड इंडिया से, दैट इज कॉल्ड अ फॉरेन इनकम। ओके, आई थिंक आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया है। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस पर हम चलते हैं। आइए देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर के अंदर चांसेस रहता है यहाँ से एक क्वेश्चन आने का। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी। तो ध्यान से करना, यहाँ पर कोई भी समझ में ना आए तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस की अगर बात करेंगे तो बेसिकली आपका जो रेजिडेंशियल जो स्टेटस होता है वो आपका टू टाइप का होता है, या तो फिर वो रेजिडेंट होगा पर्सन या फिर आपका नॉन रेजिडेंट होगा। अब रेजिडेंट के केस में फर्दर टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, या फिर कौन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कौन आपका नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसको डिसाइड करने के लिए कुछ आपको कंडीशन दी गई है, जो कि कंडीशन है वो कौन कौन सी कंडीशन होगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए आपको आपको एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। अगर आपने बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो वहां से आपका डिसाइड हो जाता है कि आप रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो। अगर मान लीजिए आप रेजिडेंट हो, अगर रेजिडेंट हो तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगे तो उसके लिए आपको एडिशनल जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। या तो आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए या फिर कोई ना कोई एक कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन सकते हो।
अब नेक्स्ट देखिए रेजिडेंट, रेजिडेंट के केस में ये हमने पढ़ लिया कि रेजिडेंट के केस में क्या होगा, इफ ही सेटिस्फाई वन और बोथ कंडीशन, या इफ ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, अगर कोई भी एक भी कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई नहीं की है तो आप क्या होगे, नॉन रेजिडेंट माने जाओगे। नेक्स्ट देखिए फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगे, इफ ही सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, अगर मान लीजिए आपने दोनों की दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दी है तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे। और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन सी हो गई, इफ ही सेटिस्फाई, अगर कोई भी जो पर्सन है वो सेटिस्फाई करता है वन एडिशनल कंडीशन, कोई भी एक एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, नॉट सेटिस्फाई बोथ कंडीशन, यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, दैट इज कॉल्ड अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब कंडीशन क्या होती है, नेक्स्ट हम कंडीशन के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन रहेगी। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए टैक्स इंसिडेंस ऑन एसएससी डिपेंड्स अपॉन अ रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि जो टैक्स जो है लाइबिलिटी जो क्रिएट होती है वो होती है रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर आपकी क्रिएट होती है कि आप कहाँ के रेजिडेंस हो, ठीक है, वहां से आपकी क्रिएट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कैटेगराइज किए गए हैं कि ऑर्डिनरी के केस में कब टैक्स लाइबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी के केस में और रेजिडेंट के केस में, तो वो हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का क्या रेजिडेंशियल स्टेटस रहेगा, ये हमारा सेक्शन 6 के अंदर आता है। सेक्शन जरूर लर्न कर लेना क्योंकि पेपर के अंदर पूछे जाते हैं सेक्शन वाइज। इनकम टैक्स के अंदर मोस्टली आपके सेक्शन पूछे जाते हैं, तो इनकम टैक्स के अंदर जितना ज्यादा हो सके आप सेक्शन को लर्न करने की कोशिश करना। पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो हम पढ़ के आए हैं, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस को टू बेसिस के ऊपर डिवाइड किया है, रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट, ठीक है। सो बेसिक कंडीशन कौन से सेटिस्फाई करनी होगी, यहाँ पर बेसिक कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होती है। बेसिक कंडीशन में आ जाता है कि कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर इससे ज्यादा दिन रहा हो, बट मिनिमम कितने दिन रहा हो, 182 डेज। ये है आपकी एक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन क्या है कि कोई भी जो इंडिया का जो पर्सन है वो प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज स्टे करना चाहिए। एंड नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन कौन सी है, कोई भी जो पर्सन है, कोई भी जो पर्सन है वो कितने दिन रहे, 60 डे और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के अंदर 60 डे रहे या फिर इससे ज्यादा दिन रहे, या फिर एक और क्या हो सकती है, या फिर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 4 सालों में 365 डेज वो इंडिया के अंदर रहे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुई आपकी बेसिक कंडीशन। अगर मान लीजिए कोई भी जो पर्सन है वो इन दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी दोनों कंडीशन रहेगी। देन नेक्स्ट देखिए, पढ़ते हैं नोट के अंदर क्या बताया गया है। नेक्स्ट नोट के अंदर बताया गया है, ऐसे आपको दो केसेस बताए गए हैं जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है यदि वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 182 डेज वाली कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई करता है तो भी वो रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का। अब कब माना जाएगा, नंबर 1 पॉइंट आपको दिया गया है, अगर कोई भी जो पर्सन है वो मेंबर है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, यानी कि शिप के अंदर अगर वो मेंबर है तो अगर वो इंडिया के अंदर मिनिमम 182 डेज भी रहा है तो भी वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट बी पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है, नेक्स्ट बी पॉइंट के अंदर आपको बताया गया है कि कोई भी जो इंडिया का सिटीजन है या कोई भी जो पर्सन है जिसका ओरिजिन इंडिया के अंदर हुआ है, ठीक है, जिसका ओरिजिन का मतलब है कि उसका जो बर्थ है वो इंडिया के अंदर हुआ है, यहाँ पे आप लिख लीजिए बिफोर 1947, अगर किसी का भी बर्थ बिफोर 1947 हुआ है या इंडिविजुअल इंडिया में बर्थ हुआ है उनके पेरेंट्स का, उनके पेरेंट्स का, और अगर वो आते हैं इंडिया के अंदर और 182 डेज अगर रहते हैं मिनिमम तो भी वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने दो कंडीशन पढ़ी है ऐसी, जो कि अगर मिनिमम 182 डेज भी स्टे करते हैं तो भी वो इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक कंडीशन और है यहाँ पे जो कि
अमेंडमेंट की गई है एक कंडीशन, और यहाँ पे क्या बताई गई है कि अगर मान लीजिए कोई भी जो पर्सन है वो आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया गया है, किस पर्पस के लिए, पर्पस क्या है, पर्पस फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, देन अगर वो आउटसाइड इंडिया गया है और फिर वो क्या करता है, अगर वो इंडिया के अंदर आता है और 182 डेज अगर रहता है इंडिया के अंदर, स्टे करता है, तो भी वो आपका रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, लिख लीजिए ये पॉइंट आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, इंडियन इनकम, इंडियन इनकम अगर 15 लाख से अगर ज्यादा आप अर्न कर लेते हो, मान लीजिए सपोज आप जो है वो इंडिया के अंदर आए और इंडिया के अंदर आके आपने जो है वो 15 लाख से ज्यादा इनकम आपने अर्न कर ली, ज्यादा इनकम आपने कमा ली है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो आपको बोलती है कि अगर आप 182 डेज नहीं, ये नहीं, अगर आप 120 डेज भी अगर इंडिया में रहे हो ना, तो भी आप जो है वो रेजिडेंट माने जाओगे, और आपको जो 15 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप अर्न करते हो, 15 लाख अर्न करते हो, तो आपको इसके ऊपर जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा और आप रेजिडेंट माने जाओगे इंडिया के। मेन बात ये है कि रेजिडेंट रेजिडेंट माने जाओगे। यहाँ पर 182 डेज वाली अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो भी आप रेजिडेंट माने जाओगे। किस केस के अंदर, अगर आप 120 डेज इंडिया के अंदर आप रहे हो और आपकी जो इंडियन इनकम है वो आपकी 15 लाख से ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आप लर्न कर लेना, क्योंकि हम बेसिक्स ही पढ़ के आए हैं, 182 डेज की ही हम पढ़ के आए हैं। ये आपको थोड़ा सा अलग पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि 120 डेज वाली कंडीशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर एडिशनल कंडीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एडिशनल कंडीशन के बारे में क्या बताया गया है, एडिशनल कंडीशन में अब रेजिडेंट का और नॉन रेजिडेंट का तो हमने पढ़ लिया है, अभी हम पढ़ेंगे रेजिडेंट के केस में फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, जब आप सेटिस्फाई कर देते हो दोनों कंडीशन को। ठीक है, अगर आप दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हो तो आप माने जाओगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब दोनों कंडीशन कौन सी होगी, देखिए कोई भी पर्सन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, अगर मान लीजिए 10 सालों के अंदर अगर कोई भी 2 साल अगर इंडिया के अंदर रहा है तो वो क्या माना जाएगा, यहाँ पर जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी और ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड कंडीशन क्या बताई गई है, सेकंड कंडीशन बताई गई है कि 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 ईयर के अंदर 370 डेज वो इंडिया के अंदर रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो आपकी जो है आप क्या माने जाओगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप माने जाओगे। ठीक है, समझ में आई है दोनों की दोनों कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है 2 साल रहा है 10 सालों के अंदर, पिछले 10 सालों के अंदर, और सेकंड कंडीशन है 730 डेज रहा है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग, यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ के उसके पीछे के 7 सालों में 730 डेज वो इंडिया के अंदर रहा है, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिविजुअली सेड टू बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब माना जाएगा, इफ सेटिस्फाई एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन, यानी कि जो बेसिक कंडीशन है कोई भी एक सेटिस्फाई कर दे या फिर दोनों कर दे, ठीक है, वरना एक तो करे ही करे सेटिस्फाई। ठीक है, अगर एक अगर सेटिस्फाई हो जाती है और दोनों एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आप रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप माने जाओगे। आई थिंक सो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन पर्सन होगा, कौन कौन सी हमारी कंडीशन अप्लाई होगी। देखिए एक बार दोबारा से फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। ऑर्डिनरी कंडीशन, ऑर्डिनरी अगर हम बात करते हैं रेजिडेंट के केस के अंदर, तो रेजिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन कौन सी हमने पढ़ी है, या तो वो 182 डेज रहा हो, या फिर वो 60 डेज रहा हो, 60 डेज और मोर, या फिर 365 डेज
इन 4 ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर वो आप कर लेना, ठीक है। तो अगर कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये आपकी सेकंड कंडीशन है, कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। अब अगर रेजिडेंट है तो फर्दर आपकी दो एडिशनल कंडीशन होती है। दो एडिशनल कंडीशन के अंदर क्या होगी, यानी कि वो 2 साल रहा हो आउट ऑफ 10 ईयर, और नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, 730 डेज रहा हो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर के अंदर, ठीक है। तो अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हो तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे। नेक्स्ट देखिए, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि जो बेसिक कंडीशन है वो आपने सेटिस्फाई नहीं की दोनों बेसिक कंडीशन, तो आप रेजिडेंट तो माने जाओगे क्योंकि आपने एक जो बेसिक कंडीशन है उसको तो फुलफिल कर रखा है, बट आपने एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रखा, तो आप रेजिडेंट तो माने जाओगे बट आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट कौन होगा, नॉन रेजिडेंट ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी जो कंडीशन हमने बेसिक कंडीशन पढ़ी है, आपने कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आप नॉन रेजिडेंट माने जाओगे। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, HUF का पढ़ते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या रेजिडेंशियल स्टेटस रहता है, आइए इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन भी आया हुआ है, हाईलाइट कर लेना यहाँ से। तो बात करते हैं हम HUF की, बात करेंगे कि रेजिडेंट होगी या फिर आपकी नॉन रेजिडेंट। जो HUF होती है आपकी वो या तो रेजिडेंट होती है या फिर आपकी नॉन रेजिडेंट होती है। अगर अब पता कैसे चलेगा, रेजिडेंट से हमें पता चलेगा अगर मान लीजिए जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है तो वो क्या होगी, रेजिडेंट। सिंपल सा रूल है, कोई भी टिपिकल नहीं है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट कुछ परसेंट भी इंडिया के अंदर है ना तो भी वो रेजिडेंट मानी जाएगी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के अंदर नहीं है तो वो आपकी नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी, ठीक है। यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फिर होली और पार्सली सिचुएटेड इन इंडिया देन वो आपकी रेजिडेंट मानी जाएगी, अदरवाइज वो आपकी नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट देखिए, रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो HUF के अंदर जो है, HUF के अंदर इज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया कब होगी, इफ कर्ता यानी कि जो कर्ता है या फिर आप मैनेजर बोल सकते हो जो किस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है उसके अंदर कब होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि वो सेटिस्फाई करता है अगर दो एडिशनल कंडीशन कौन सी, कर्ता जो है वो रेजिडेंट हो इंडिया का और एटलीस्ट 2 ईयर रहा हो 10 प्रीवियस ईयर के अंदर, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, 730 डेज या फिर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 ईयर, यानी कि वो 730 डेज जो है वो जो प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों के अंदर इंडिया के अंदर रहा हो तो भी वो क्या माना जाएगा, आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। कर्ता और मैनेजर ऑफ रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट सेटिस्फाई टू एडिशनल कंडीशन, अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं दो एडिशनल कंडीशन तो जो फैमिली है वो ट्रीट की जाएगी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि रेजिडेंट मानी जाएगी बट वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे, फर्म का पढ़ेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा, फर्म का और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का या तो ये रेजिडेंट होंगे या फिर ये नॉन रेजिडेंट होंगे। अब किन किन केस में होंगे, इसके अंदर भी सेम ही कंसेप्ट लगेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है होली और पार्टली जो है इंडिया के अंदर है तो वो आपकी रेजिडेंट मानी जाएगी, और अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो आउटसाइड द इंडिया है तो वो आपकी नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। देन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस की हम बात करते हैं तो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इंडियन जो कंपनी है ना वो ऑलवेज रेजिडेंट होती है, वो तो होगी आपकी इंडिया की जो कंपनी है, इंडिया के अंदर कंट्रोल मैनेजमेंट सारा काम इंडिया के अंदर ही हो रहा है तो वो क्या मानी जाएगी, रेजिडेंट मानी जाएगी। और जो एक फॉरेन कंपनी है यानी कि फॉरेन से उसका कंट्रोल हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, तो वो क्या मानी जाएगी, आपकी
नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। अगर फॉरेन की कोई भी कंपनी और इंडिया के अंदर कुछ भी मान लीजिए कि 10% भी अगर इंडिया के अंदर कंट्रोल या फिर मैनेजमेंट है, ठीक है, कोई भी आपकी जो मैनेजमेंट है, फॉरेन की जो कंपनी है सारा का सारा वहां पे, बट 10% का जो काम है वो इंडिया के अंदर है, तो भी वो आपकी नॉन रेजिडेंट जो है वो मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए देन, नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किसके लिए टैक्स की लाइबिलिटी रहेगी और किसके लिए जो टैक्स के लिए लाइबल नहीं रहेगा। रेजिडेंट आपको दिए गए हैं यहाँ पे, रेजिडेंट के केस में रेजिडेंट का यहाँ पे आएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, इनकम रिसीव वैसे तो हम करके आ ही गए हैं कि टैक्सेबल कब होगा कब नहीं होगा, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा समरी टाइप में दिया गया है, तो ये आप कर लेना, पेपर के अंदर क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ से, तो ये आप कर लेना। देखिए, देखिए फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं, इनकम रिसीव इन इंडिया, यानी कि जो इनकम है वो आपको इंडिया में रिसीव हुई है, वेदर अक्रू अराइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, जो भी इनकम आपको इंडिया में रिसीव होती है ना, तो वो टैक्सेबल होगी होगी, चाहे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो। अगर इंडिया की कोई भी इनकम है, अगर यहाँ पे इंडिया में कोई भी इनकम आपने अर्न की है, इंडिया के अंदर आपकी जो इनकम है वो रिसीव हुई है, तो जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो आपको आपसे टैक्स लेगी ही लेगी। वो टैक्स लेगी ऑर्डिनरी के केस में भी, नॉट ऑर्डिनरी के केस में भी लेगी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में भी और नॉन रेजिडेंट के केस में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट आपका इनकम डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, यहाँ पर भी रिसीव इन इंडिया है, तो ये टैक्सेबल हो गया आपकी रेजिडेंट के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी और नॉन रेजिडेंट के लिए भी। इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, वेदर रिसीव इन इंडिया और आउटसाइड इन इंडिया, बट अराइज कहाँ से हुई है, इंडिया से हुई है, तो ये आपके ऑर्डिनरी के केस में भी, नॉट ऑर्डिनरी के केस में भी और नॉन रेजिडेंट के केस में भी। इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, वेदर रिसीव इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर भी। एंड नेक्स्ट देखिए, इनकम रिसीव एंड अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, अगर आपकी जो इनकम है वो आपकी अक्रू हुई है आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, बट जो बिजनेस है वो कहाँ से चल रहा है, वो आपका इंडिया से चल रहा है, तो वो आपकी जो है वो टैक्सेबल रहेगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस के अंदर, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट केस के अंदर, बट वो एनआर के अंदर नहीं रहेगी, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट के केस के अंदर वो नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखिए, इनकम रिसीव और अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया ही कंट्रोल हो रहा है बिजनेस। ठीक है, कोई भी जो इनकम है, कोई भी जो इनकम है रिसीव हुई है, अक्रू हुई है, अराइज हुई है आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। ठीक है, बट आपको रिसीव हुई, तो ऑर्डिनरी के केस में तो आप टैक्सेबल हो गए, अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उस केस के अंदर तो आप क्या हो गए, टैक्सेबल हो गए, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस के अंदर टैक्सेबल नहीं होगे और नॉन रेजिडेंट के केस में भी आप टैक्सेबल नहीं होगे। देन सेवंथ पॉइंट देखिए, इनकम रिसीव एंड अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एनी अदर सोर्स, अगर किसी और सोर्स से अगर आपको हुई है तो ऑर्डिनरी के केस में आप क्या होगे, टैक्सेबल रहोगे, एंड नॉट ऑर्डिनरी के केस में आप टैक्सेबल नहीं रहोगे और नॉन रेजिडेंट के केस में भी आप टैक्सेबल नहीं रहोगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, टैक्स लाइबिलिटी के बारे में, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। आई थिंक सो आपको सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपको अगर कोई इश्यू है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 8708021109 पर। ओके, एंड एक पॉइंट और है इसके अंदर, आप एडिशन कर लीजिए, अगर कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है आपके, और वो इंडिया के अंदर आता है, अब जो वो इंडिया के अंदर आएगा तो वो या तो फिर किसी गेम में पार्टिसिपेट करेगा, या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, या फिर मान लीजिए वो किसी में अपना जो है वो आर्टिकल में अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, कोई भी आर्टिकल में या फिर कोई भी ब्लॉग वगैरह आप लगा सकते हो, कोई भी वीडियोस वगैरह लगा सकते हो, उसमें अगर कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको जितना भी पैसा मिलेगा, उसको जितना भी पैसा मिलेगा उसके अंदर से 20% टीडीएस
टीडीएस जो है वो डिडक्ट होकर ही मिलेगा, यानी कि वो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू एवरीवन।